अस्सलामुअलैकुम क्लास। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला आपको बाखैर व आफ़ियत रखे। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर्स की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन की तौर पे भी अक्सर आ जाता है कि राइट डाउन द डिफाइन द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। इसमें आपने डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है एप्लीकेशंस की। और ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो ये आपका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पहला पॉइंट हमने लेना है कलेक्शन ऑफ द गैसेस ओवर वाटर, कि हमने किसी भी गैस को वाटर के ऊपर अगर हमने कलेक्ट करना है तो उसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, वाटर के ऊपर जो गैसेस हम लेबॉर्ट्रीज़ में कलेक्ट करते हैं, तमाम गैसेस को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ वो वाली गैसेस, कौन सी गैसेस हैं जिनको हम वाटर के ऊपर जो है कलेक्ट करेंगे, तो वो पहली बात उनकी क्या है कि जो इनसॉल्युबल, वो गैसेस जो क्या होंगी, इनसॉल्युबल, यानी वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो गैसेस जो एयर से लाइटर होती हैं उनको हम वाटर की सरफेस पे कलेक्ट करते हैं। अब इनसॉल्युबल की बात मैंने अगर की तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गैसेस हैं, वाटर की नेचर क्या है, वाटर है पोलर, और आपने सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि पोलर सब्सटेंस पोलर में डिज़ॉल्व हो जाता है। तो इस तरह जो हमने जो गैसेस लेनी है वो इनसॉल्युबल तब होंगी जब हम उनको नॉन पोलर लेंगे। और उसमें हमारे पास कौन कौन सी गैस आ सकती है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हीलियम है। ये वो गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वाटर की जो नेचर है वो पोलर है और ये जो गैसेस हमने ली हैं ये नॉन पोलर नेचर की हैं। तो पहली कंडीशन क्या मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, सवाल ये आता है कि हम कौन सी गैसेस को वाटर की सरफेस पे कलेक्ट करते हैं। क्या तमाम गैसेस को हम कलेक्ट करते हैं? नो, सिर्फ वो गैसेस जो वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मीन दैट जो गैसेस नॉन पोलर नेचर के हैं। इसी को मैं यूं लिख सकता हूं, नॉन पोलर। जो गैसेस नॉन पोलर नेचर की हैं, अगर उनकी नेचर पोलर होगी तो वो ये वाटर में क्या हो जाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगी। और दूसरी बात, उनको एयर से क्या रखना है हमने, लाइटर। अगर एयर से वो हैवियर होंगी तो वो वाटर में जो है उसको वाटर की सरफेस पे हम कलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, नाइट्रोजन। अब ये है तो वैसे इनर्ट, लेकिन ये एयर से क्या होती है, हैवियर। और इसी तरह HCl है या HBr है, ये वो गैसेस हैं जिनको हम वाटर की सरफेस पे कलेक्ट नहीं कर सकते, नॉट कलेक्टेड। क्यों? ये बात आपको मैंने बता दी है क्योंकि वाटर की नेचर पोलर है तो ये भी पोलर है, ये उनके साथ क्या कर जाएंगी, रिएक्ट कर जाएंगी। तो इसलिए जो है पार्शियल प्रेशर नहीं डेवलप होगा। हमने यही कंडीशन पढ़ी है डाल्टन्स लॉ में, जो हमने गैसेस का मिक्सचर लेना है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। ये तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी ड्यू टू हैविंग सिमिलर नेचर, तो दैट्स वाई इनको हम वाटर की सरफेस पे कलेक्ट नहीं करते। कौन सी गैसेस हैं जिनको वाटर की सरफेस पे हम कलेक्ट करते हैं? वो नॉन पोलर गैसेस हैं, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। अब इस सवाल आता है कि ये इनर्ट तो है लेकिन ये क्यों नहीं हम कलेक्ट कर रहे? क्योंकि ये एयर से हैवियर होती है, इसलिए भी इसको हम कलेक्ट नहीं करते। अब सुने स्टूडेंट, पॉइंट ये आता है,
ये बात सारी मैंने बता दी आपको। तमहीद जो है ना, ये आपको स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक में तो सीधी सीधे लाइनें लिखी हुई हैं, वो आपको नो डाउट पेपर में याद करने के लिए आप लिख तो लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन वो होगा क्या, रट्टा। पीछे उसके पीछे बैकग्राउंड या उसकी मेजर केमिस्ट्री क्या है, उसको आपको समझने के लिए इन तमाम पॉइंट्स को क्लियर होना ज़रूरी है, वरना आपका कंसेप्ट नहीं होगा। आप रीड करेंगे, लर्न नहीं करेंगे। लर्निंग में आपको सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, कंसेप्ट बनाना ज़रूरी है, तभी आपका एमडी कैट वगैरह क्लियर होगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये मैं एक जो है ले लेता हूँ फ्लास्क। इस फ्लास्क से हमने गैस की प्रोडक्शन की और यहाँ पे मैंने रखा है बीकर। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है बीकर। अच्छा, ये सारा हमने क्या रखा है, वाटर। अच्छा, इसके ऊपर हमने इस बेसिकली एक फ्लास्क रखी, इसके अंदर हमने गैस को क्या करना है, कलेक्ट करना है ऐसे। अब देखें यहाँ पे गैस की जो है कलेक्शन होनी है, और ये गैस को ऊपर से जो आपकी लेड है इसको आपने क्या करना है, खाली नहीं रखना, इसको क्लोज़ करना है, क्योंकि हम जो गैस ले रहे हैं वो लाइटर है, वो ऊपर एस्केप कर जाएगी, फिर हमें कलेक्शन नहीं होगी। और रीज़न क्या है, लेट्स सपोज ये यहाँ तक जो है पानी है। अच्छा, ये वाटर मैंने फिलिंग की है, वाटर की सारी। यहाँ से लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन ले लेता हूँ, और हाइड्रोजन गैस आपको पता है, हमें पता है कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल का साल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यही हाइड्रोजन गैस जो इस मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर से निकल रही है, ये जाएगी। अब देखें, ये मैंने आपको ऑलरेडी पॉइंट बता दिया है कि ये जो वाटर के साथ ये इसने रिएक्ट नहीं करना, और जहाँ पे हमने इन गैसेस को, वही गैसेस हम कलेक्ट करते हैं जो वाटर के साथ नॉन रिएक्टिव हैं। तो जब ये वाटर के साथ जाएंगी तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी उनके साथ, इस गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ऊपर। और स्टूडेंट जैसे जैसे गैस ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ये वाला जो वाटर है ये क्या आना शुरू हो जाएगा, डाउन। ये ऐसा ऐसा डाउन डिस्प्लेसमेंट करेगा, और ये गैस ऊपर जो है वो बढ़ती जाएगी, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब यहाँ से वाटर वाले चैम्बर से ऊपर जा रहे हैं तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स वो वाटर के आ जाएंगे। मैं वाटर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी ये गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उस गैस के साथ जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। हमारी मुराद क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ गैस की कलेक्शन करनी है। तो अब देखें, यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है उसको मैं क्या नेम दे देता हूँ, यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं उनका भी एक प्रेशर होगा, और ये जो आपका बना है ये बेसिकली क्या बन रहा है, मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है वाटर वेपर्स प्लस गैस है। अब ये वाटर वेपर्स और जो गैसेस हैं ये आपस में ये रिएक्ट नहीं कर रहे। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम डाल्टन्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो डाल्टन्स लॉ में हमने वो वाला मिक्सचर लेना है जो नॉन रिएक्टिंग हो। वाटर पोलर है, हाइड्रोजन हमने कहा नॉन पोलर। ये वही बात मैंने की कि जैसे इनसॉल्युबल नॉन पोलर गैसेस, तो ये मिक्सचर बना। अब ये गैस का अपना जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा, और वाटर वेपर्स जो प्रेशर इस मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उनका वो पार्शियल प्रेशर ऑफ
क्या होगा, वाटर वेपर्स। अब मुझे बताएं, या आप लोगों को पता है कि जब वाटर वेपर्स और गैस मिल जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर। तो जो मिक्सचर का प्रेशर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर। उसे हम क्या नेम देंगे, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट, जो कि टोटल प्रेशर है। अब मैं अगर डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखूं तो वो टोटल प्रेशर किस चीज की इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अब स्टूडेंट, इस टोटल प्रेशर को बेसिकली वो क्या है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का है, और वो क्या बन रहा है, जब गैस और वाटर वेपर्स मिल जाएंगे तो वो एक मॉइस्चर बन जाएगा। इसीलिए हमने उसको टोटल प्रेशर को क्या नाम दिया, प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर का प्रेशर इज इक्वल टू, अब ये क्या है गया, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स प्लस, ये अगेन वही लिख लेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अच्छा, अब ये जो इसको नाम क्या दिया जाता है, जो हमारे पास वाटर वेपर्स का प्रेशर है इसी को हम नाम देते हैं एक्वस टेंशन, AQUEOUS, एक्वस टेंशन। इस एक्वस टेंशन को देख के आपने टेंशन नहीं लेनी, बड़ा आसान काम है। तो हमने तो क्योंकि ड्राई गैस फाइंड करनी है कि वो कितना जो है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो देखें, तो क्या मैं इसकी जगह पे प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स की जगह पे नहीं लिख सकता क्या, एक्वस टेंशन। इसी को तो हमने नाम दिया है एक्वस टेंशन। तो ये हम क्या लिखेंगे, पी मॉइस्ट इज इक्वल टू एक एक्वस टेंशन प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अच्छा स्टूडेंट, इसी से फर्दर हम चलते हैं। इसी से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस करना है, तो यहाँ पे ये एक्वस टेंशन इसके साथ ऐड हो रहा है। जब इक्वेशन के अदर साइड पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने तो गैस का प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर हमने क्या लिखा था, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। तो ये हमारे पास जो गैस हमने वाटर की सरफेस पे एक्चुअली जो कलेक्ट करते हैं वो अकेले गैस हमें नहीं मिलती, वो कुछ ना कुछ उसके साथ वाटर के, जब वो वाटर में से पास होके जाती है तो वो वाटर जैसे ये ऊपर जा रही होगी ना, तो ये बेसिकली वाटर के वेपर्स को भी साथ मिला लेगी। तो इस वजह से इसके साथ वाटर, ये एक मॉइस्चर बनेगा, कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स की फॉर्म में उसके साथ चले जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमने तो सिर्फ गैस कलेक्ट करनी थी, तो अब अगर हमने गैस का प्रेशर लेना है तो हम टोटल प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर माइनस एक्वस टेंशन जो कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स है, जिसको तो उसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। अच्छा स्टूडेंट, इससे अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास है ब्रीदिंग का फिनोमिना। ब्रीदिंग में ये कैसे होती है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में के सेकेंड एप्लीकेशन हमारी क्या है, रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन के रिलेटेड कुछ बातें आप समझ लें। रेस्पायरेशन होती क्या है, हमें फूड चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम कैसे बनाते हैं, उस फिनोमिना में हम क्या करते हैं, जो हम फूड में हम पार्टिकल्स को लेके जाते हैं
उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसी ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में वो जो फूड है हमारी बॉडी का जुज़ बनती है, हमारी पार्ट बनती है, तो उससे हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। रेस्पिरेशन एक सांस लेने का अमल भी आप कह सकते हैं। अब ये सारा ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें हम क्या ऑब्टेन करते हैं, रेस्पिरेशन के ज़रिए हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। और ये प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट्स मीन्स दैट जिसमें एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। और जब हम फूड पार्टिकल्स को हम ब्रेक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन उनको ब्रेक करती है और उसके रिजल्ट में वो फूड पार्टिकल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली फिनोमिना हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग को डील करते हैं। किसको, ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग में दो बातें आती हैं। हम करते क्या है, एक इनहेल करते हैं, इनहेल और एक्सेल। इनहेल के अंदर हम कौन सी, इनहेलेशन के अंदर यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अमल में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सेल किसको करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हमारे जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर, और हम जब इनहेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर है, नॉर्मल एयर, और नॉर्मल एयर में आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अदर गैसेस भी हैं। तो लेकिन उसके अंदर जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, नॉर्मल एयर के अंदर, नॉर्मल एयर में जो ऑक्सीजन है O2 ये 21% है। और इसी 21% का अगर हम देखें तो ये कितने बनता है, अब ज़रा देखें इसको, अगर आप 21 डिवाइडेड बाय 100 और 1 एटमॉस्फेरिक की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एयर इस वक्त हम मोस्टली जो प्रेशर लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर वो 1 atm होता है। उस वक्त ऑक्सीजन का उस नॉर्मल एयर के अंदर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर हम देखें 760, तो फिर क्या रिज़ल्ट बनता है, इसको जब हम रिज़ल्ट ये ऐड करते हैं तो ये 159 टॉर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर का, अब एयर एनवायरनमेंट के अंदर जो एयर मौजूद है नॉर्मल एयर, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है, जबकि लंग्स के अंदर वो कितना है 116 टॉर। और ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और एमसीक्यू में आ जाता है। अब देखें एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एयर में से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है और हमारी बॉडी का पार्ट बनती है, जबकि हमारे लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। और ये जब ज़्यादा होता है तो, और जबकि हमारे पास जो नॉर्मल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो बड़ी कम है, 0.04%, तो ये बहुत कम है। तो इस वजह से ये लंग्स से हम बाहर एक्सेल करते हैं। और हमने कहा था रेस्पिरेशन के अंदर हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे फेफड़ों में जो लास्ट पे एक एनर्जी एयर पैकेट्स होते हैं,
ये बेसिकली ये एयर पैकेट्स में ये जो हमारे पास जाके जब ये अब हमारी बॉडी में हम इसको इनहेल करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन इसकी तरसील लंग्स से इसको लेता है और इसकी बॉडी के अंदर पूरी में तरसील कर देता है, और जब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड खून जनरेट होता है उसको फिर वो दोबारा लंग्स में पहुंचाता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार ज़्यादा होती है और इसको हम यूँ बाहर एक्सेल करते हैं। तो ये हमारा रेस्पायरेशन प्रोसेस था। मैं अगेन एक दफ़ा बात कर देता हूँ, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये भी पार्शियल प्रेशर की वजह से है। इसमें हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसको हम सांस लेने का अमल करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं? एनर्जी। तो ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना। इसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ऑक्सीजन क्यों हमारी बॉडी के अंदर जा रही है? क्योंकि एयर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर 159 टोर है जबकि लंग्स के अंदर 116 टोर है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो बॉडी के अंदर जाती है, इनहेलेशन में आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है और बाहर नॉर्मल एयर के अंदर वो कम है, जिसकी वजह से ये एक्सहेल होती है और यूँ हम रेस्पायरेशन करते हैं। नेक्स्ट इससे पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है इसकी तरफ हम आते हैं। जी यहां तक कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन, ब्रीदिंग एट हायर अल्टीट्यूड्स। ये जो ज़मीन पे जहां पे हम लोग हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है एयर का, ये हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब गैस का 1 एटीएम प्रेशर होता है, ज़रा इसको देखें, 1 एटीएम प्रेशर जो है ये किस चीज़ की इक्वल होता है? 760 टॉर्क के। तो यही बात हमने देखी कि 159 टॉर्क प्रेशर की यूनिट्स को हमने क्या क्या चेंज किया। अच्छा, ये सी लेवल पे जहाँ पे हम ज़मीन के लेवल पे हैं, यहाँ पे एयर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। और इस 1 एटीएम प्रेशर में, या इसको मैं सादा तरीन लफ्ज़ों में कहूँ, 760 टॉर्क पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर का पार्ट है, ये नहीं है कि एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन भाई इससे ज़्यादा है, कितनी? 78% है, ऑक्सीजन 21% है। तो फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कुछ और माइनर गैसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि 760 टॉर्क प्रेशर पे या 1 एटीएम प्रेशर पे जो नॉर्मल एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना है? 159 टॉर्क। यही वजह है कि जो हमारे लंग्स के अंदर ये प्रेशर कितना है? 116 टॉर्क। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं होती, हमें सांस आसानी से आ जाता है, लेते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, मरी की तरफ चले जाएं या और कोई बुलंद पहाड़ी मकामात की तरफ हम चले जाएं, तो जैसे जैसे हम ऊपर होते हैं हमारी सांस जल्दी फूल जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि जब जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एयर का डिक्रीज होता है, जबकि लंग्स में तो यही खड़ा है 116 टॉर्क। इनमें जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब सवाल आता है कि जो पायलट ऊपर जाते हैं उसके अंदर जो पायलट हैं वो कैसे इनहेल करते हैं, उनको क्या सांस लेने में दिक्कत नहीं होती? तो बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन उस प्रेशर को वो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सांस लेने के लिए कंडीशन ये है कि आपको बाहर से जो ऑक्सीजन का प्रेशर मिलना चाहिए, जिसको हम प्रेशर कह रहे हैं, ये एयर में इसको मैं कहूँगा
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये कितना है 159 टॉर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, जो स्पेशली तौर पर जो एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनको इस तरह बनाया जाता है कि जो उस एरोप्लेन की मेन बॉडी के साथ बाहर क्या लगे होते हैं। यहाँ से दो बातें बताऊँगा। वो एक इस तरह के होते हैं, बाहर फैन लगा होता है, वो कंप्रेसर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो बाहर से हवा को सक करते हैं। अच्छा, हवा को सक करने के बाद यानी वो हवा को इनहेल करते हैं और उसके ऊपर वो और प्रेशर को गैस को कंप्रेस करते हैं और गैस की कंप्रेशन के बाद वो गैस पीछे निकलती है। जब वो गैस से पीछे निकलती है तो ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ का जो फिनोमिना है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, वो हमने क्या किया, जब वो गैस पीछे जा रही है एक स्पीड के साथ जाती है तो वो क्या होता है कि वो एक एक्शन है, रिएक्शन में जो आपका एरोप्लेन है वो आगे जाता है। अब ये जो आपके पास गैस वो आगे वो ली जा रही है उसको कंप्रेस करने के बाद जो पीछे जा रही है 90% है। 10% क्या होती है, वो जो प्रेशराइज्ड कैबिन है, जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जहाँ पे पायलट बैठता है या मुसाफिर बैठते हैं, उस इंटरनल इन्वायरमेंट को वहाँ पे ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए अब वो कंप्रेशन के ज़रिए निकले तो उसमें हीट भी होती है, पहले उसको कूल डाउन करके फिर उसके अंदर वो जो है वो कुछ अमाउंट या कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन गैस की वो कैबिन के अंदर जाती है, जिसकी वजह से वो हम यही बोलते हैं कि प्रेशराइज्ड कैबिन, जब वो एयर पीछे से प्रेशर के ज़रिए आ रही है तो वो उसकी ये प्रेशर को जो हमारी इन्वायरमेंट है रिक्वायर्ड्स हैं उस जो हमारे इनहेलेशन के लिए या ब्रीदिंग के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको वो फिल करता है, तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो रीज़न क्या है कि इस पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम उसको जो प्रेशराइज्ड है उनके कैबिन्स को हम क्या कर देते हैं, प्रेशराइज करते हैं ताकि वो सांस लेने में एयर का प्रेशर जो है उस जहाँ पे पायलट बैठा है या मुसाफिर बैठे हैं वो 159 टॉर बनेगा और उसकी वजह से इनहेलेशन क्या हो जाएगी, आसान। अदरवाइज जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो एयर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब एयर डिक्रीज हो रही है तो उसी तरह एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है। और इसी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए जो पायलट का है या वो जहाज़ों में प्रेशराइज्ड कैबिन रखे जाते हैं ताकि वो इस प्रेशर को मेंटेन किया जाए ताकि सांस लेने में क्या हो, आसानी हो। इसी तरह जब सी डाइवर्स की हम बात करें, ब्रीदिंग इन डीप सी, तो फिर क्या है, ये आगे 4th पॉइंट पे है, ब्रीदिंग इन डीप सी। पहला पॉइंट इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो सी डाइवर्स हैं, जैसे जैसे हम बिलो जाते हैं तो इनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम डाउन आते हैं, जैसे ये मैं कहूँ अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस पे जो एयर का प्रेशर है वो 1 ATM है या 760 टॉर है। और जब 760 टॉर है तो हमें पता है एयर का जो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 टॉर है। जब इससे हम 100 फीट डेप्थ पे जाते हैं तो 100 फीट तो हमें 3 ATM प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। इसी तरह जब हम 200 फीट डेप्थ पे जाएंगे तो ये हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, 300 की बजाय 3 ATM की बजाय क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ वो 6 ATM हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम 300 फीट पे जाते हैं तो इतने हर 100 फीट जब डेप्थ पे हम जाते हैं तो 3 ATM प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। 3
एटीएम प्रेशर जो है ये लेट्स सपोज मैंने कहा 9 एटीएम प्रेशर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम बिलो जाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जैसे हर 100 फीट डेप्थ पे जैसे जैसे हम बिलो जाएंगे तो हर 100 फीट डेप्थ पे हमें प्रेशर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, 3 एटीएम प्रेशर। अब सवाल ये आता है कि जब प्रेशर बाहर से बढ़ेगा हमारी बॉडी पिचक नहीं जाती, कोलैप्स नहीं कर सकती, या उसके साथ ही हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो हम जैसे हमें कोई दबा देता है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, हम कोई हमें दबा देता है तो हमें सांस लेने में क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। भाई मेरा सांस बंद हो, ऊपर उठ जा, ऊपर उठ जा, हम ये अक्सर कहते हैं। अब सुने, इस सी डाइवर्स के केस में हम नॉर्मल एयर को ब्रीथ नहीं करेंगे, वो भी बताता हूँ। अभी मेरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम बिलो जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है। अब देखें, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो पहली बात हमारी बॉडी क्या पिचक नहीं जाएगी। तो देखें, इसके अल्लाह ताला ने कुदरत रखी है कि हमारी बॉडी का उसमें एक स्पेशल ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा वो क्या होता है, लंग्स। अब लंग्स क्या है, मैंने देखा कि जैसे जैसे हम बिलो जाते जा रहे हैं, मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ, या आप ये सपोज कर लें कि वो जैसे जैसे हम बिलो होते जाएंगे जो साइज़ होगा लंग्स का वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। अब सुने, जब साइज डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो लंग्स का जैसे जैसे डेप्थ में सी डाइवर जाता है, जो बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन लंग्स हैं उनका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस होता जाता है। इसी तरह जैसे बैलून की तरह ले, बैलून को पानी में रखें और उसको जितना लो यानी नीचे गहराई में लेते जाएंगे तो उनका साइज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, पहले यूं है ना, बाद में कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम का, इसके साथ एक और पॉइंट में लेते हैं, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। और ये हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा, जैसे जैसे हम अर्थ ये सी डाइवर्स की तरह, कोई भी सी डाइवर जो है वो नीचे जा रहा है उसकी बॉडी कोलैप्स क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो लंग्स हैं उनका साइज़ क्या होता जाता है, वो रिड्यूस होता जाता है। अब जब साइज़ रिड्यूस होगा वहाँ क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे उस लंग्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज करता जाएगा तो जो बाहर से गैस की इंट्रैप्ट है, वो जो गैस का इंटर होना है यानी उसका प्रेशर जो है गैस का यानी ऑक्सीजन का, वो इंक्रीज करेगा और सांस लेने में हमें आसानी होगी। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यानी ये डेप्थ में जा रहे हैं, हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इस प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से हम नॉर्मल एयर को नहीं लेके, नॉर्मल एयर जो है वो इनहेल नहीं करेंगे, नॉर्मल एयर जो है वो इनहेल नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि जब हम नॉर्मल एयर जो है वो इनहेल क्यों नहीं करेंगे, अब उसकी वजह यही है कि क्योंकि नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन गैस है और वो कितनी है 78%, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कितनी है 21%। अब ये जो जैसे जैसे मैंने आपको बात कही है कि जब बिलो जाएंगे वॉल्यूम लंग्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसमें जो गैसेस का वो डिफ्यूज़ होने की जो पावर है वो ज़्यादा है, और नाइट्रोजन क्या करेगी, ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो यही वजह है कि जब हम वो कैबन लेके जाते हैं एयर का, उसमें मोस्टली क्या है, ऑक्सीजन का, सी डाइवर्स, तो उस ऑक्सीजन के अंदर इनर्ट गैस फिल करते हैं, इनर्ट गैस फिल करते हैं। और इनर्ट गैस फिल करते हैं क्यों, क्योंकि इनर्ट होने की वजह से उसमें मोस्टली तौर पर हम हीलियम गैस लेते हैं। एक तो उसका साइज कम है और ये हल्की गैस है, लाइटर है, और ये ऑक्सीजन से इसका प्रेशर भी कम होगा। ऑक्सीजन इसकी बजाय वो हमारे जो दूसरी बात हम जो रखने जा रहे हैं, हम अपनी इस तरह इस ऑक्सीजन और हीलियम की जो इनर्ट गैस हमने फिल किया कैबिन के अंदर, इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कितने
पार्शियल प्रेशर कितना डेवलप करे, 159 टॉर। तो जब 159 टॉर प्रेशर होगा तो ये उसके अंदर इंट्रैप्ट कर जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। हीलियम को इसलिए ले रहे हैं, नॉर्मल एयर को हम नहीं लेके जा रहे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इंट्रैप कर जाती है और वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो उनकी वजह बनता है। और दूसरी बात, हीलियम को ले जाते हैं, ये इनर्ट होने की वजह से ये ब्लड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, जस्ट हमें ऑक्सीजन के साथ करेगी और वो इनर्ट होने की वजह से वो उसी तरह जब हम एक्सेल करेंगे जिस तरह गया वैसे बाहर आ जाएगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हम जैसे नॉर्मल एयर के अंदर सांस ले रहे हैं तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि जस्ट ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन के साथ दूसरी गैसेस भी जा रही हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेशक ज़्यादा मिकदार में है लेकिन ये इनर्ट होने की वजह से जिस तरह जाती है उसी तरह बाहर चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे हम जाते हैं तो वो बाहर से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो लंग्स है उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है और फिर उनमें साइज़ रिड्यूस हुआ जब, तो इसका मतलब है उनका वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। जो गैस हम प्रेशराइज्ड कैबिन में लेके जा रहे हैं उसकी इंट्रैप करने की जो पावर है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ अंदर जाएगी, तो उसमें वो चांसेस हैं कि नाइट्रोजन, चांसेस नहीं बल्कि ये हकीकत बात है कि नाइट्रोजन गैस वो बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। इस वजह से हम बचने के लिए साथ उस ऑक्सीजन एयर के साथ यानी ऑक्सीजन गैस के साथ जो कैबिन हम लेके जा रहे हैं उसमें हम नाइट्रोजन की बजाय, नॉर्मल एयर की बजाय हीलियम गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं। और ये नॉर्मल मिक्सचर जब ले जाते हैं और वहाँ पे हम प्रेशर को कितना मेंटेन करते हैं, यानी उनका कम्बिनेशन इस तरह किया जाएगा कि जो प्रेशर है उस कैबिन के अंदर वो एयर का क्या बने यानी ऑक्सीजन का क्या बने 159 टॉट और लंग्स में कम होता है तो उस तरह वो इंट्रैप करेगी और यूँ ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाअल्लाह डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।